हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज स्टेट, फंडामेंटल्स क्या होते हैं संविधान के, सारी चीज़ों पर मैंने बात की थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करते हैं 1765 टू 1773। इस दरमियान या इस बीच में नवाब प्लस कंपनी का दोनों का द्वैत शासन चल रहा था। अर्थात 1764 में जब बक्सर की युद्ध हुई, बक्सर की क्रांति हुई, बक्सर में जो युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की विजय होती है और उसके बाद में 1765 में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट और नवाब के बीच में एक संधि होती है। तो उस संधि के माध्यम से द्वैत शासन के बंगाल में स्थापना होती है। अर्थात नवाब को राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता है और कंपनी को प्रशासन संभालने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये द्वैत शासन लागू करने के पीछे वारेन हेस्टिंग्स का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मकसद था। अच्छा तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत ही बड़ा मकसद था, क्योंकि देखिए आरंभिक दौर में या शुरुआती दौर में कंपनी नहीं चाहती थी कि वो भारतीयों के आक्रोश भाजन का पात्र बने। अर्थात अगर आरंभ में ही कंपनी अगर राजस्व वसूली करने लगती तो हो सकता है उसे भारतीयों का विरोध का सामना करना पड़ता। चलते कंपनी ने व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया और उसने नवाब को दिया राजस्व वसूलने का अधिकार और खुद प्रशासन को संभाल लिया। अर्थात एक के हाथ में सब कुछ और एक के हाथ में कुछ नहीं। चलिए खैर देखते हैं आगे। 1784 1857 के बीच में क्या होता है कि नवाब की शासन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है और कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों मिलकर के शासन संभालने लगते हैं, शासन चलाने लगते हैं और भारत में मूलभूत परिवर्तन इस दरमियान किया जाता है। आगे देखते हैं 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल एस्टेब्लिश होता है। प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के प्रशासन अपने हाथों में ले लेती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला ऐसा ब्रिटिश कानून था जिसके माध्यम से राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने का काम किया गया था। ठीक है, इसके पहले भारत में कोई भी ब्रिटिश कानून लागू नहीं हुआ था। ये पहला बार था जब कोई ब्रिटिश कानून भारत में लागू हुआ। चलिए 1858 पे आते हैं। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत के प्रशासन को कंपनी के हाथों से निकाल करके स्वयं अपने हाथों पे ले लिया, अपने हाथों में ले लेता है गवर्नमेंट। कारण क्या था कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट और कोई किसी भी प्रकार की बड़ी हलचल नहीं चाहती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन इस्टेब्लिश्ड हुआ भारत पे, प्रत्यक्ष शासन जब स्थापित हुआ भारत पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किया गया कि भारतीय प्रोविंसेस या भारतीय देशी रियासत को नहीं जबरन नहीं मिलाया जाएगा। जैसा सीमांकन है उसको यथावत बनाए रखा जाएगा और भारतीयों के सामान्य स्थिति का उनको प्रदान किया जाएगा। मतलब बहुत सारे घोषणा किए गए, लेकिन उन घोषणाओं में व्यवहारिकता कितनी थी ये आप लोग भी जानते हैं। चलिए देखते हैं 1858 में क्या था। 1858 के माध्यम से जो ब्रिटिश की जो महारानी होती थी, जो विक्टोरिया होती थी, उनको नॉमिनल यानी नाम मात्र की वो प्रधान होती थी, लेकिन एक्चुअल प्रधान होते थे प्रधानमंत्री और उनके अंडर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, जो कि भारत सचिव जिसको हिंदी में कहा जाता है। भारत सचिव भारत के प्रशासन के लिए नामांकित किए गए और भारत सचिव के अंतर्गत ही वायसराय का पोस्ट बनाया गया। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को। भारतीय गवर्नर जनरल 1858 के अधिनियम के द्वारा बदल करके हो गए वायसराय। वायसराय क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। वो सीधे किसके प्रति जिम्मेदार होते थे? ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। उनके नीचे गवर्नर ऑफ स्टेट काम करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्ट ऑफ 1919 आता है, 1919 का अधिनियम जिसको कहते हैं। तो ड्वेल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, इसका पहला प्रोविजन था ड्वेल गवर्नमेंट। दैट मीन्स डायरकी का मतलब होता है द्वैत शासन। जैसे प्रांत में द्वैत शासन को लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसमें एक चीज़ था आपको गौर करने वाली बात है और ये याद रखिएगा, आपको को याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, दैट मीन्स आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का मतलब है कि इसमें गवर्नर जनरल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सलाह के माध्यम से कुछ निर्णय लेता था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब है कि जो प्रांतीय शासन थे, प्रांतीय जो सरकार थी, उसको हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी मंत्री परिषद जो है इस पर निर्णय लेती थी। आगे देखते हैं सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो केंद्रीय स्तर पे जो लेजिस्लेचर थी, विधायिका थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। टू लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन सेंट्रल लेवल, दो सूचियों का निर्माण हुआ था। फिर आगे देखते हैं प्रोविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसमें हालांकि 1935 का अधिनियम है ये। इसमें पहला प्रोविजन था प्रोविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एक संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की जाती है 1935 के गवर्नमेंट में।
और संघीय स्तर पर ड्वेल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, द्वैध शासन की स्थापना होती है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना होती है, 3 लिस्ट बनाए जाते हैं जिनका नाम है यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इनमें पहला प्रोविज़न जो है प्रोविज़न ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये आज के जो संविधान है उसमें भी लागू है। फिर हम लोग देखते हैं ऑटोनोमस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस गवर्नमेंट इन प्रोविंस, जैसे स्वायत्त शासन की स्थापना प्रांत में, ये आज भी लागू है। 3 लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ये आज के संविधान में भी लागू है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे 1935 के अधिनियम के जिसे अक्षरशः या तो भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया या तो उसमें थोड़ा बहुत बदल के साथ में उसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या प्रोविजन था। फिर देखते हैं कि वायसराय हैज द पावर ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट में, वायसराय को एक पावर दिया जाता है राज्यों को निर्देश देने का, यानी राज्य को निर्देश देने का वायसराय को पावर दिया जाता है। अगर राज्य वायसराय के पावर को नहीं मानते थे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इफ टू स्टेट, अगर 2 राज्य अगर संघ सरकार से अगर प्रार्थना करती थी, अगर विनती करती थी राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए, तो राज्य सूची पे के विषय पे संघ सरकार कानून बना सकती थी। फिर देखते हैं गवर्नर जो होते थे स्टेट के, उनके पास ये पावर होती थी, गवर्नर जो होते थे स्टेट उनके पास पावर होती थी कि वो प्रांतीय सरकार के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उसको वायसराय के परमिशन के लिए आरक्षित कर सकता था। जैसा कि आज के भी भारतीय संविधान में हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के परमिशन के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो अगला प्रोविजन देखते हैं फिर देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसकी संस्तुतियों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ पे शॉर्ट में क्लास को कंप्लीट करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने ताकि, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ जितना शॉर्ट से शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ और शॉर्ट में ही आपको मैं सब कुछ बता दूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 टू इस्टेब्लिश यूनियन मोर पावरफुल देन अमेरिकन फेडरेशन। जैसा कि इसमें एक प्रोविजन किया जाता है कि क्यों ना एक संघीय सरकार की स्थापना हो जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा संघीय हो। ठीक है, संघ सरकार को 3 चीज़ों पे शक्ति देने की बात होती है, 3 चीज़ों पे संघ सरकार की शक्ति का विस्तार माना जाता है या देने की बात होती है। कौन कौन से? तो फॉरेन, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एक संवैधानिक सभा की बात होती है, संविधान सभा के निर्माण की बात होती है। फिर से देखा जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की बात कही जाती है इस अधिनियम में। फिर देखा जाता है कि इलेक्टोरल बोर्ड जो होता है अर्थात निर्वाचक मंडल जो होता है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, मुस्लिम, सिख और अदर। फिर हम लोग देखते हैं कि मेंबर फ्रॉम द नेटिव रूरल, मतलब जो देसी रियासत थे उनसे जो सदस्य होते थे उनको नामांकित किया जाना होता था, उनको क्या किया जाता था? नामांकित किया जाना था। फिर से होता है एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही गई। ठीक है, जो कि जब तक संविधान का निर्माण न हो तब तक भारत का शासन व्यवस्था का संचालन करे। फिर कहा गया कि जब भी माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक से रिलेटेड किसी मुद्दे पर चर्चा होगी तो उस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सदस्य को बुलाना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार के हम लोगों ने संक्षेप में समझा कि कैसे 1773 से जो पहली बार जो ब्रिटिश शासन की एक अधिनियम बनती है भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, वहाँ से लेकर के कैबिनेट मिशन 1946 तक हम लोगों ने संक्षेप में समझा और अच्छे से समझा। और आगे देखते हैं उससे संबंधित कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है आपको कि 3 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कौन सा फीचर था, कौन सी विशेषता थी? सेकेंड क्वेश्चन है साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 का इनमें से कौन सी विशेषता थी? तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा से, हम लोग कल शुरू करेंगे संविधान सभा का कैसे नॉमिनेशन होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल्स को उठाएंगे। ठीक है, फिर चैप्टर बाई चैप्टर करके एक चैप्टर करके मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। और मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी एग्जाम में संविधान से रिलेटेड चाहे वो जिस प्रकार के भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है ताकि मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन बढ़ाऊं
अगर जैसे कि क्वेश्चन होता है वो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।